OpenAI ने बैक टू बैक एक बार फिर अपना एक नया मॉडल लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने डीप रिसर्च रखा है। ये मॉडल इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये ह्यूमैनिटी के लास्ट एग्जाम को भी 2x बेंचमार्क से पास करता है। मतलब ये हर दूसरे मॉडल को बीट करता है ट्वाइस परसेंटेज से। जहां पर DeepSeek R1 9.1% एक्यूरेसी दिखाता है, वहीं पर OpenAI का डीप रिसर्च मॉडल 26.3% एक्यूरेसी के साथ एग्जाम को पास करता है, जो इसको स्टेट ऑफ आर्ट मॉडल बना देता है। मतलब एक ऐसा मॉडल जो बेंचमार्क्स में सबसे अच्छा मॉडल माना जाता है। तो चलो देखते हैं इस मॉडल के बेंचमार्क्स के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू OpenAI, डीप रिसर्च एक एजेंट है जो रीजनिंग का यूज करता है, जो सिंथेसाइज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को, और ये अपनी रिसर्च को मल्टी स्टेप के अंदर करता है। बेसिकली ये एक रीजनिंग मॉडल है जो थिंक करता है बिफोर गिविंग आंसर। अभी के लिए ये मॉडल प्रो यूजर्स के लिए अवेलेबल है, बट जल्दी OpenAI प्लस और टीम्स यूजर्स के लिए भी इसको अवेलेबल कर देगा। तो अब देखते हैं कि डीप रिसर्च क्यों बेटर है GPT-4o से। तो यहाँ पे बताया गया है, तो डीप रिसर्च मॉडल काफी ज्यादा यूजफुल है। अगर वो बात करें हम रिसर्च पेपर्स की, तो डीप रिसर्च मॉडल काफी ज्यादा फाइन ट्यून किया गया है रिसर्च पर्पस के लिए। तो यहाँ पर मेंशन किया गया स्पेसिफिकली एरियाज लाइक फाइनेंस, साइंस, पॉलिसीज, इंजीनियरिंग, जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रिसाइज और रिलायबल रिसर्च चाहिए होती है, उसके अंदर डीप रिसर्च आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। डीप रिसर्च भी सिमिलर है जैसे हम ChatGPT को यूज करते थे, बट यहाँ पर ये आपको मल्टीपल क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद ये फिर आंसर देता है। तो यहाँ पर एक इन्होंने बिजनेस सिनेरियो लिया हुआ है और बताया गया कि डीप रिसर्च और ChatGPT-4o कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस सिनेरियो पे। तो अगर हम GPT-4o के आंसर को देखें तो उसने काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया है। वहीं पे अगर हम डीप रिसर्च के रिस्पॉन्स की बात करें तो उसने काफी ज्यादा क्यूरेट करके इसको और ज्यादा रिसर्च वे में आंसर दिया है। अगर हम ह्यूमैनिटी के लास्ट एग्जाम की बात करें तो इसके अंदर भी इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। लास्ट एग्जाम के अंदर 3000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और वो भी 100+ डिफरेंट सब्जेक्ट से लिए जाते हैं। इसके अंदर अगर हम बाकी मॉडल्स की बात करें तो वो बहुत कम एक्यूरेट रहते हैं। वहीं पे अगर हम डीप रिसर्च की बात करें तो वो 26.6% एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म करता है। तो वहीं पे अगर हम O1 की बात करें तो वो सिर्फ 9.1% एक्यूरेट है और DeepSeek R1 9.4%। अगर हम GAIA बेंचमार्क्स की बात करें, जो बेसिकली जनरल AI असिस्टेंट्स बेंचमार्क होता है, उसके अंदर इसने स्टेट ऑफ आर्ट अचीव किया है, जो बेसिकली हर दूसरे मॉडल को बीट करना और बाकी मॉडल से अच्छा परफॉर्म करना। तो उस मॉडल को हम स्टेट ऑफ आर्ट मॉडल बोलते हैं। तो यहाँ पर इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और इसका एवरेज रिजल्ट ऑलमोस्ट 72.5% है अगर कंपेयर करें हम बाकी मॉडल से। GAIA टास्क के अंदर इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है जहाँ पर पूछा गया कि लास्ट पैराग्राफ पेज 11 ऑफ द बुक, इसके अंदर कौन सी डेट थी। तो ये बेसिकली सर्च करता है सबसे पहले बुक को, उसके बाद जाके ये फिर फाइनल आंसर देता है, जिसकी वजह से इसका जो आंसर है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है और ज़्यादा प्रिसाइज भी रहता है। अगर हम एक्सपर्ट लेवल टास्क की बात करें, जो बेसिकली केमिस्ट्री, लैंग्विस्टिक, हेल्थ केयर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइन रीजनिंग की नीड होती है, उसके अंदर भी इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। और यहाँ पे बताया गया अगर एक ह्यूमन काम करता तो उसके 4 घंटे बच जाते अगर वो डीप रिसर्च से उस चीज़ को अचीव करता। और इसके साथ इसने एक प्रॉपर रिसर्च दिया है जो बेसिकली डायरेक्ट आप पब्लिश भी कर सकते हो। तो यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया जहाँ पे बताया गया कि एस्टिमेटेड इकोनॉमिक वैल्यू पे इसका जो पास रेट है वो कितना है। अगर मान लो किसी चीज़ को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है तो वहाँ पर ये कितना एक्यूरेटली उस चीज़ को करता है। तो जितने ज़्यादा आप टफ काम करवाओगे उतना ज़्यादा इसका पास रेट कम होगा। बट अगर हम मीडियम और हाई की बात करें तो ये बेटर परफॉर्म करता है। तो ये 15% हमारे टाइम को सेव कर सकता है, वो भी हाई इकोनॉमिक टास्क के अंदर जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें स्पेंडिंग करनी पड़ती है। उसके अंदर ये 50% पास रेट के साथ करता है। अभी के लिए ये मॉडल सिर्फ प्रो वर्जन के अंदर है, बट जल्दी ये प्लस के अंदर भी अवेलेबल आ जाएगा। वहीं पर सैम आल्टमैन ने अपनी टीम को कंग्रेचुलेट किया और बताया गया कि कैसे ये सिंगल डिजिट परसेंटेज इकोनॉमिकली वैल्यूएबल टास्क को कर सकता है दुनिया के अंदर, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। मतलब ये वर्ल्ड के 9-10% तक इकोनॉमिकली वैल्यूएबल टास्क को आउटसोर्स कर सकता है। इससे मोस्टली एडवांस रिसर्च को इजी किया जा सकता है। OpenAI ने डीप रिसर्च के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो पब्लिश किया कि कैसे आप डीप रिसर्च का यूज कर सकते हो या क्या बेनिफिट है। तो चलो अब हम वो वीडियो देखते हैं। To show you how deep research works, we have Neil. Sure. Thanks, Mark. So, deep research is in ChatGPT later today. Very excited to show you all how to use it.
Deep Research is accessible from a button right here in the beginning of ChatGPT. And from here, you can immediately put in any query, and it's going to send it off to Deep Research. I'm a PM at OpenAI, and one of the things that we like to think about is what new features and products should we build? One of the things we've been tossing around is, should we build a new language translation app? And so this is something that I can ask Deep Research to go and research for me. So I'm actually going to type in this query. I want to learn a little bit more about all the different markets that I could go off and target. So I'm asking Deep Research, help me find iOS and Android adoption rates, the percent of folks who want to learn another language, and the change in mobile penetration over the past couple of years, and give me that difference between the top developed countries and developing countries. And I also really want this information in a formatted report with some tables and a clear recommendation on what the best emerging opportunities are for ChatGPT. So this is a query that would have taken me hours to put together, but with Deep Research, I can just immediately kick it off. Is this your actual side project at OpenAI? This is my side hustle when I'm not working on Deep Research. So what you'll first see is that Deep Research comes back with a set of clarifying questions. This is just like a PM. Just like this is super important because if Deep Research is going off for 30 minutes, you really want to get those requirements right. And so there's a couple of questions that it's giving to us right now. How do you want mobile penetration set up? Do you want overall adoption rates or specific categories? Should the percentage of folks be on general interest or really engaged interest? These are really good questions that you'd expect an analyst to want to ask you when you're giving them a really tough prompt. And so it's really important that you can capture these up front. So I might answer something along the lines of, I want to look at this as give me penetration as a percentage of users and look at overall usage, and then make your best assumptions on the rest. The model is really good at taking information that's sometimes specified and a little bit more open-ended and using that to go off on a mission and get all the information that you need. So you can see right now, Deep Research has taken all of that and synthesized it and started kicking off its own research process. Deep Research is really good across a number of different knowledge work domains. And so we've seen folks being able to use it for market research, for different academic areas across physics, computer science, biology. I've been using it myself to try to PM a little bit on the side. And we're really hopeful that it'll be useful for you too at work. And so what you'll see over here is Deep Research pops open a little sidebar and it shows you all the reasoning that it's doing. So you can see right now it's identifying the top countries, it's gathering information, and it's starting its process of searching for different information. So zooming in over here, you've seen that Deep Research is searching for information, opening pages, reasoning about what it's seeing. Under the hood, what's actually happening is that the model is conducting searches, quite literally opening and browsing the pages and looking through all the different components, including images, tables, PDFs, and pulling out all of that information and using that to determine what it does next. And it's really cool here. You can see it's using the information from one search to inform what it searches for in the next step. Yeah, super cool. It's fun to just watch and follow it along sometimes. All right, cool. Well, while we wait for this one, I'll hand over to Josh to show us a different way of how Deep Research can work. Thanks. तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर सिनेरियो बताए गए कि कैसे आप डीप सीक का यूज कर सकते हो और कैसे ये रिस्पॉन्स करता है कंपेयर टू ओपनएआई के नॉर्मल मॉडल से। इसके आने के विद इन 1-2 डेज के अंदर काफी ज्यादा हमें पॉजिटिव स्टोरीज मिली जिसके अंदर लोगों ने काफी ज्यादा टाइम, रिसोर्सेज और मनी को सेव किया और उन्होंने ये सारी स्टोरीज ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स के अंदर पब्लिश करी हैं। डीप रिसर्च मेडिकल रिपोर्ट्स के अंदर काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है और इवन के साइंटिफिक स्टडीज के अंदर भी इसने काफी ज्यादा हाइप क्रिएट किया बिकॉज ऑफ इट्स एडवांस कैपेबिलिटीज। और बेस्ट पार्ट ये काफी ज्यादा इकोनॉमिकल है जो बेसिकली इसको एजीआई की तरफ लेके जा रहा है। तो ओपनएआई का अल्टीमेट गोल एजीआई है। रिसेंटली हमने सैम आल्टमैन का ट्वीट देखा था जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि हम इंक्रीमेंटल मॉडल्स के ऊपर काम नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं अब एजीआई और एएसआई की तरफ। तो ये मॉडल बेसिकली एक फ्यूचर डिफाइनिंग मॉडल है जिससे रिसर्च के अंदर काफी ज्यादा हमें नई चीजें देखने को मिलेंगी इस मॉडल का यूज करके। आपका क्या मानना है इस मॉडल के बारे में? कमेंट में अपने थॉट्स जरूर शेयर करो और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।